इतिहास के पन्ने उन अनगिनत कहानियों से भरे हुए हैं जो हमारी दुनिया की जड़ों को समझने का एक माध्यम बनती हैं। इनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ बीते हुए समय के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती हैं कि हर सभ्यता और संस्कृति का अस्तित्व किन पहलुओं पर टिका होता है। ये कहानियां हमें ये एहसास कराती हैं कि किसी भी समाज की ताकत उसकी परंपराओं, विचारधाराओं और संघर्ष करने की क्षमता में छुपी होती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक विलुप्त सभ्यता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास के गर्त में तो खो गई लेकिन अपनी अमिट छाप छोड़ गई। ये कहानी है मौर्य जनजाति की, जो चैथम आइलैंड्स पर निवास करती थी। मौर्य एक ऐसी जनजाति थी जो अपनी शांति प्रियता और अहिंसावादी जीवन शैली के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनका यह शांतिपूर्ण जीवन कब और कैसे एक बड़े संघर्ष में बदल गया, यह जानना न केवल रोचक है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। मौर्यों की गाथा केवल एक जनजाति की हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी इंसानी भावनाओं का एक ऐसा दर्पण है जिसमें उनकी कमजोरियां, उनके आदर्श और उनकी ताकत सब कुछ साफ साफ दिखाई देती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर संतुलन बिगड़ जाए तो किसी भी सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो आइए समय के चक्र को उल्टा घुमाते हैं और मौर्यों की इस अद्भुत दास्तान को समझते हैं। ये केवल उनके संघर्ष और अंत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण भी है कि इतिहास के आईने में हमें अपनी वर्तमान और भविष्य की झलक मिल सकती है। मौर्य कौन थे? मौर्य एक अद्वितीय और ऐतिहासिक जनजाति थी जो आज के न्यूजीलैंड के पास स्थित चैथम आइलैंड पर निवास करती थी। ये जनजाति अपने अस्तित्व के साथ साथ अपनी परंपराओं और शांति के मूलभूत सिद्धांतों के लिए जानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार मौर्यों के पूर्वज पॉलिनेशियन थे जो लगभग 1500 साल पहले न्यूजीलैंड की मुख्य भूमि से समुद्र पार कर इन सुदूर द्वीपों तक पहुंचे थे। उनके इस प्रवास का कारण शायद संसाधनों की खोज या किसी प्राकृतिक आपदा से बचाव रहा होगा। चैथम आइलैंड्स पहुंचने के बाद मौर्यों ने इन द्वीपों को अपने घर के रूप में विकसित किया। उनके जीवन का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्य था। वे अपने चारों ओर पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर एक साधारण लेकिन संतुलित जीवन जीते थे। उनकी जीवन शैली में मछली पकड़ना, कंदमूल का सेवन और स्थानीय संसाधनों का सीमित उपयोग शामिल था। उन्होंने कभी भी बड़े पैमाने पर खेती या शिकार पर निर्भरता नहीं बनाई, क्योंकि उनका मानना था कि प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना जीवन के लिए जरूरी हो। शांति और अहिंसा के प्रतीक मौर्य जनजाति को उनकी शांति और अहिंसावादी विचारधारा के लिए जाना जाता था। उनके समाज का मुख्य सिद्धांत था कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं किया जा सकता। उन्होंने युद्ध और संघर्ष को पूरी तरह नकार दिया और इसे अपने समाज का अटूट नियम बना दिया। उन्होंने कभी हथियार नहीं बनाए। उनका दृष्टिकोण था कि अगर समाज में सभी लोग शांति और सद्भाव से रहें तो किसी भी तरह के आक्रमण या हिंसा की आवश्यकता नहीं होगी। अब यह सवाल उठता है कि आखिर एक जनजाति जिसने हिंसा को पूरी तरह त्याग दिया, उसने अपने जीवन का आधार किन सिद्धांतों पर रखा? इसका उत्तर छुपा है उनके महान सामाजिक और नैतिक मूल्यों में, जिन्हें वे नुनुकू के कानून, नुनकूज लॉ के रूप में जानते थे। यह कानून उनके समाज के दिल की धड़कन था, जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में शांत और अहिंसक बने रहने की प्रेरणा देता था। मौर्यों की यह विशेषता उन्हें अन्य पॉलिनेशियन जनजातियों से अलग बनाती है। जहां एक और उनके समकालीन योद्धा और आक्रमणकारी जनजातियां शक्ति और हिंसा को अपनी संस्कृति का आधार मानती थीं, वहीं मौर्यों ने शांति और सरलता को अपनाकर एक अनूठी पहचान बनाई। उनकी ये विशेषता उनके समाज की ताकत थी, लेकिन यही ताकत उनके पतन का कारण भी बनी। मौर्यों के अस्तित्व की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या शांति और अहिंसा के साथ एक समाज को लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है, और अगर नहीं तो ये समाज के लिए कैसी चुनौतियां खड़ी करता है। यही सवाल हमें उनके इतिहास के गहरे आयामों की ओर ले जाता है। नुनकू का कानून। मौर्य समाज की रीढ़ कहे जाने वाले नुनकू का कानून ने उनके जीवन और संस्कृति को गहराई से परिभाषित किया। यह कानून उनके समाज का सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल सिद्धांत था। नुनकू का कानून एक ऐसा नैतिक और सामाजिक आदेश था जिसने मौर्यों के जीवन का मार्गदर्शन किया और उन्हें एक विशेष पहचान दी।
यह कानून हिंसा से पूर्णतः दूर रहने और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने पर जोर देता था। नुनको का कानून न केवल एक साधारण सामाजिक नियम था, बल्कि यह मौर्य समाज के दिल की धड़कन था। इसके तहत नंबर 1, हिंसा का निषेध। मौर्यों को यह सिखाया गया कि किसी भी स्थिति में हथियार उठाना या किसी दूसरे पर आक्रमण करना गलत है। नंबर 2, शांति का पालन। उन्होंने हमेशा शांति बनाए रखने और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। नंबर 3, युद्ध का त्याग। इस कानून ने मौर्यों को युद्ध और किसी भी प्रकार के सैन्य आक्रमण से दूर रखा। नुनको का कानून का प्रभाव। मौर्यों ने अपने इस कानून के तहत न केवल हथियार बनाना छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने शिकार करने के लिए भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनका मानना था कि प्रकृति से प्राप्त हर चीज को केवल जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। उनके समाज में कोई सेना नहीं थी। वे आक्रमण का सामना करने के लिए भी हथियारों का निर्माण नहीं करते थे। नुनको का कानून उनकी विचारधारा और उनके सामाजिक ताने बाने का आधार था। क्या नुनको का कानून मौर्यों के लिए लाभदायक था? नुनको का कानून मौर्यों को अन्य जनजातियों से अलग और अनोखा बनाता था। यह कानून मौर्यों के बीच एकता और सद्भाव बनाए रखता था। उन्होंने प्रकृति और समाज के साथ गहरा तालमेल बनाया। हिंसा का त्याग उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता था। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिस प्रकार नुनको का कानून ने मौर्यों के समाज को एक नई पहचान दी, उसी प्रकार उसने उन्हें कमजोर भी बना दिया। क्या मौर्यों का अस्तित्व बच सका? एक ऐसा समाज जिसने युद्ध और हिंसा को त्याग दिया था, क्या बाहरी आक्रमणों से अपना अस्तित्व बचा सका? इतिहास का उत्तर दुखद है। मौर्यों का यह शांतिप्रिय स्वभाव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। जब 1835 में माओरी जनजाति ने चैथम आइलैंड्स पर हमला किया, तो मौर्यों के पास न तो प्रतिरोध के लिए हथियार थे और न ही युद्ध का अनुभव। माओरी ने उनकी जमीन हड़प ली, उनकी आबादी को खत्म कर दिया और जो बचे उन्हें गुलाम बना लिया। नुनको का कानून, जो मौर्यों के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन का आधार था, युद्ध के क्रूर संसार में असफल सिद्ध हुआ। नुनको का कानून एक आदर्शवादी दृष्टिकोण था, जो यह सिखाता है कि शांति और अहिंसा मानवता के उच्चतम गुण हैं। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि अस्तित्व के लिए शांति और प्रतिरोध के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। मौर्यों ने इस संतुलन को अपनाने से इनकार किया और यही उनके पतन का कारण बना। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आदर्शवादी जीवन के सिद्धांत वास्तविक दुनिया के क्रूर संघर्षों में जीवित रह सकते हैं? मौर्यों की गाथा इस सवाल का सबसे बड़ा उदाहरण है। मौर्य खत्म हो गए, लेकिन उनकी गाथा अमर है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि इतिहास तब तक जीवित रहता है जब तक हम उसे याद रखते हैं।